हेलो फ्रेंड्स। साल 1854 में जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर था, तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने एक 15 साल के बच्चे को पंजाब से इंग्लैंड भेजा। लॉर्ड डलहौसी का मानना था कि इस बच्चे की माँ थ्रेट है और करेक्टर अच्छा नहीं है, इसीलिए इस बच्चे को माँ से जुदा करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लैंड में जाकर ये बच्चा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड सेवन के साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन को दी जाती है और साथ में इसे 50,000 पाउंड एनुअल स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अगर आज के वक्त में हम इसे कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत 650 मिलियन से भी ज़्यादा होगी। असल में ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि ये महाराजा दिलीप सिंह था, जो इंडिया में सिख एम्पायर के आखिरी रूलर थे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्हें इंग्लैंड भेजने से 4 साल पहले साल 1849 में जब ब्रिटिश ने सिख को हराया था जंग में, तो लॉर्ड डलहौसी ने 11 साल के महाराजा दिलीप सिंह को ऑर्डर किया था कि वो एक हीरा सरेंडर करें क्वीन विक्टोरिया को। ये हीरा था कोहिनूर का हीरा, जो उस साल 6700 किलोमीटर दूर जहाज़ में लंदन में गया था। कोहिनूर के इस हीरे के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस हीरे का मालिक बनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक बनेगा, लेकिन सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसी के हाथ में होंगे। ये एक तरीके का सुपरस्टिशन है जिसे द कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहा जाता है, क्योंकि बात ये है कि इतिहास में जिस जिस आदमी के हाथ ये कोहिनूर लगा है, उनकी ज़िंदगियों में खून खराबा, वॉयलेंस और धोखा भरा रहा है। ये हीरा दुनिया के इतिहास में इनफेमस हीरा रहा है। आइए दोस्तों, आज जानते हैं दिलचस्प कहानी कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर हीरा इस वक्त टॉवर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में काफ़ी सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसके ब्रिटेन से वापसी की मांग समय समय पर उठती रहती है। कोहिनूर हीरा, जो अंग्रेज़ों की गुलामी के दिनों में भारत से ब्रिटेन पहुंच गया और महारानी के ताज की शान बन गया। काफ़ी थ्योरीज हैं इसको लेकर कि कोहिनूर का ओरिजिन कहाँ हुआ था, ये पहली बार कहाँ पाया गया था। ईस्ट इंडिया में रहने वाला एक सिविल सर्वेंट थियो मेटकैल्फे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इस डायमंड को एक्सट्रैक्ट किया गया था भगवान कृष्णा के लाइफ टाइम के दौरान। लेकिन हिस्टोरियंस के हिसाब से सबसे एक्सेप्टेड व्यू ये है कि ये हीरा एक्चुअली में कोलूर माइल से मिला था, गोलकोंडा के रीजन में। 18th सेंचुरी में ये एरिया दुनिया का इकलौता एरिया था जहाँ पर डायमंड पाए जाते थे। अंटिल 1725 में ब्राज़ील में भी डायमंड माइंस को डिस्कवर किया गया था। अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कोहिनूर के हीरे को पहले किसने ढूंढा और कैसे ढूंढा, लेकिन नॉर्मली जेमस्टोन्स के जो माइंस होते हैं वो सूखी नदियों के बेड्स पर पाए जाते हैं। हिस्टोरिकली हम एग्जैक्टली ये भी नहीं जानते हैं कि इसे एग्जैक्टली कब डिस्कवर किया गया था। एक बेस्ट एस्टिमेट जो हिस्टोरियन ने लगाया है वो ये है कि साल 1100 एंड 1300 के बीच में पाया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि कोहिनूर का पहला मेंशन एक हिंदू टेक्स्ट में किया गया था साल 1306 में। प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त टेक्स्ट का नाम किसी को नहीं मालूम था और ना ही कोई जानता था कि ये किसने लिखा है। पहला रिटर्न रिकॉर्ड जब कोहिनूर का मेंशन किया गया था तो वो 1526 में पहले मुग़ल बादशाह ज़ाहिरुद्दीन बाबर जब इंडिया आए थे साल 1526 में, तो उन्होंने अपने बाबरनामा में ये लिखा था कि एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत आधी दुनिया के डेली एक्सपेंस है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कोहिनूर का हीरा इनाम में जीता था जब इन्होंने एक जंग जीती थी। दूसरी बार कोहिनूर का मेंशन किया जाता है शाहजहां के द्वारा साल 1628 में, जब वो अपने फेमस पीकॉक थ्रोन को कमीशन करते हैं। इस थ्रोन को बनाने में 7 साल लग जाते हैं और ये ताजमहल से 4 गुना ज़्यादा महंगा होता है। इस थ्रोन को बनाने में काफ़ी प्रेशियस स्टोन्स और जेम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे कीमती जो जेम था उसमें से एक था कोहिनूर और दूसरा था रेड टिमर रूबी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर मुगलों के लिए सबसे कीमती पत्थर कोहिनूर नहीं था,
मुग़ल तिमूर रूबी को ज़्यादा कीमती मानते थे। वो उनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्टोन था, क्योंकि मुग़लों को ब्राइट कलर स्टोन ज़्यादा पसंद आते थे, जो कलरफुल होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। और दूसरी तरफ हिंदू और सिख राजा जो थे वो डायमंड को ज़्यादा कीमती मानते थे। इसके बावजूद भी कोहिनूर को पीकॉक थ्रोन में एक काफ़ी बड़ी जगह दी गई। पीकॉक की आंख पर लगाया गया था। अभी तक इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था। तकरीबन 100 साल बाद मुग़ल के अंदर दिल्ली दुनिया के अमीर शहरों में से एक शहर बन चुका था। 2 मिलियन लोग यहाँ रहते थे, जो लंदन और पेरिस को मिलाए तो उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन इस पॉइंट तक मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो चुका था। दिल्ली में मौजूद इतनी दौलत देखकर पर्शिया के नादिर शाह आकर्षित हो जाते हैं। साल 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर इन्वेंशन करते हैं और मोहम्मद शाह को डिफीट करते हैं। मोहम्मद शाह 15th मुग़ल एम्पायर थे, जो ग्रेट ग्रैंड सन थे औरंगज़ेब के। नादिर शाह दिल्ली छोड़कर भागते हैं और अपने साथ बहुत सारा खजाना लेकर जाते हैं, जिसमें से 700 हाथी, 4000 ऊँट और 12,000 घोड़ों की ज़रूरत पड़ी थी इतना सारा खजाना उठाने के लिए। इस सारे खजाने में कोहिनूर का हीरा भी होता है। यहाँ एक कॉमन बिलीफ है कि नादिर शाह को टिप मिलती है मुग़ल एम्पायर में काम करने वाले एक बंदे से कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर का हीरा अपने टर्बन में छुपाया हुआ है। एक पुराना कस्टम था टर्बन एक्सचेंज का। जब नादिर शाह प्रपोज करते हैं कि यहाँ पर टर्बन को एक्सचेंज किया जाए, तो एक्सचेंज करते वक्त वो कोहिनूर का हीरा ज़मीन पर गिरता है और बहुत तेज़ रोशनी के साथ चमकता है। तभी नादिर शाह के मुंह से निकलता है अल्फाज कोहिनूर। इस अल्फाजों का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट या रोशनी का पहाड़, और ऐसे ही इस डायमंड का नाम पड़ता है कोहिनूर। लेकिन नादिर शाह के कुछ फाइनेंशियल ऑफिशियल भी उस वक्त साथ में थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, तारीख़-ए-अल-आराई नादरी। इस किताब में जो लिखा हुआ था उसे हमें ये एक रिकॉर्ड मिलता है कि कोहिनूर एक्चुअली में पीकॉक थ्रोन में ही लगा हुआ था। नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन ले लिया था अपने पास और तिमूर रूबी और कोहिनूर को अपने हाथ पर एज आ बैंड पहन लिया था। तो वो जो कहानी है कि हीरे का नाम कैसे पड़ा, वो सच ना हो कि उन्हें टर्बन में से ये हीरा मिला था, लेकिन ये बात ज़रूर सच है कि नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था, क्योंकि इसी किताब में पहला रेफरेंस किया गया है इस हीरे को कोहिनूर बुलाकर। अगले 70 साल तक कोहिनूर आज के दिन तक अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहता है और यहाँ पर आता है द कर्स ऑफ कोहिनूर, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में भी की थी कि जो जो इस हीरे का मालिक बनेगा वो इस पूरी दुनिया का मालिक बनेगा। लेकिन सब दुर्भाग्य भी उसी के पास होंगे। नादिर शाह पर यह दुर्भाग्य आती है 1747 में, जब नादिर शाह के खुद के गार्ड ही उन्हें मार देते हैं और इनका एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। अहमद शाह देरानी, जो अहमद खान अब्दाली के नाम से भी जाने जाते हैं, नादिर शाह आर्मी का एक अहम हिस्सा थे। ये अफ़गान एम्पायर के नए फाउंडर बनते हैं और साथ ही कोहिनूर के नए मालिक भी। विलियम डालरैम्पल और अनीता आनंद की किताब हमें बताती है कि नादिर शाह के ग्रैंडसन थे शाहरुख शाह। उन्हें सर पर मोल्टन लीड डाला गया था, ठीक वैसे ही जैसे हमने द गेम ऑफ थ्रोन्स में भी किया था, बस ये पता लगाने के लिए कि कोहिनूर एक्चुअली में कहाँ पर है और अब हम इसे कोहिनूर का जादू कहें या कुछ और। लेकिन दुरानी एम्पायर में भी काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी थी। अहमद के बेटे तैमूर तो इस एम्पायर को सही से चला लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो अहमद के पोते आते हैं वो एक दूसरे से बेहद लड़ने लगते हैं गद्दी के लिए। तैमूर के बेटे जो थे तीसरे रूलर एम्पायर के ज़मन शाह दुरानी, उसे गर्म नीडल से अंधा किया जाता है। उसके भाई जो 5वें रूलर थे शुजा शाह दुरानी, उसकी बीवी ने कहा था कि अगर एक ताकतवर आदमी 4 पत्थर को 4 दिशाओं में फेंके और 5वां पत्थर को ऊपर हवा में फेंके और इन सारे पत्थर के बीच में जो जगह है ये सारी जगह को सोने से भर दे, तो उस सोने की कीमत उस कोहिनूर की कीमत जितनी नहीं हो पाएगी।
शुजा शाह दुरानी कोहिनूर को अपने हाथ में पहनते हैं साल 1809 में। इसे डिथ्रोन कर दिया जाता है, लेकिन ये कोहिनूर हीरे को लेकर लाहौर भाग जाते हैं और यहाँ पर पनाह लेते हैं महाराजा रणजीत सिंह के अंदर। रणजीत सिंह सिख एम्पायर के फाउंडर थे और दुरानी को बचाने के बदले में इन्होंने कोहिनूर हीरे की मांग की थी और कुछ इसी तरह से साल 1813 में कोहिनूर हीरा सिख एम्पायर के पास चला गया। रणजीत सिंह को कोहिनूर की सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस बहुत थी। जो ज़मीनें दुरानी ने कब्ज़े में ली थी वो इन्होंने वापस जीत ली। इन्हें द लाइन ऑफ लाहौर या फिर शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है और ये कोहिनूर को अपनी बाइसेप पे पहना करते थे। कुछ साल बाद ईस्ट इंडिया की पकड़ मजबूत हो जाती है और इंडिया पर जब ब्रिटिश को पता चलता है कि 1839 में रणजीत सिंह का देहांत हो जाता है तो उनको ये भी मालूम हुआ कि उनका प्लान ये था कि इस हीरे को कुछ हिंदू प्रीस्ट को दे देंगे। उस वक्त ब्रिटिश अखबार का वो गुस्सा बहुत तेज़ हो जाता है। एक अखबार ने लिखा था कि द रिचेस्ट द मोस्ट कॉस्टली जेम इन द नोन वर्ल्ड हैड बीन कमिटेड टू द ट्रस्ट ऑफ प्रोफेन आइडोलेट्रस एंड मर्सिनरी प्रीस्टहुड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया को कहा कि इस कोहिनूर हीरे पर नज़र रखें और देखते रहें कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है और जब इसे अपने हाथ में लिया जा सकता है। ब्रिटिश को करीब एक दशक इंतज़ार करना पड़ा। जब रणजीत सिंह का देहांत हुआ था 1839 में, उस वक्त के पंजाबी थ्रोन्स एक्चुअली में 4 अलग अलग रूलर्स के पास ओवर किया गया था इन 4 सालों में। 1843 तक आते आते सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक रणजीत सिंह की वाइफ रानी जिंदन और दूसरा एक 5 साल का छोटा बच्चा महाराजा दुलीप सिंह। फाइनली 1849 में जब सेकेंड अल्गो सिख वार ख़त्म हुई तब ईस्ट इंडिया कंपनी में पंजाब एम्पायर का रूल ख़त्म कर दिया गया था। दुलीप सिंह की उम्र तब 10 साल हो चुकी थी। EIC ने उनसे एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई। इस ट्रीटी में लिखा गया था कि कोहिनूर हीरा अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाए। पंजाब उस वक्त आखिरी स्टेट बची थी जिसे ब्रिटिश ने अभी कॉन्कर नहीं किया था। जंग जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही थी कि ये यहाँ पर सिख एम्पायर वापस दोबारा आए। इसी वजह से उन्होंने रानी जिंदन को जेल में डाल दिया और जो दूसरा मेंबर था फैमिली का उसे जहाज़ में बैठा के लंदन भेजा गया और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिया गया। इसी चीज़ की बात हमने वीडियो की शुरुआत में भी करी थी। जब दिलीप सिंह 15 साल के थे, साल 1854 में उन्हें लंदन भेजा गया था। जुलाई 1854 में दिलीप सिंह की बकिंगम पैलेस में एक पेंटिंग बन रही होती है। तब क्वीन विक्टोरिया उन्हें मौका देती है कोहिनूर को दोबारा देखने का। वो इसे हाथ में पकड़ते हैं और कहा जाता है कि उनके मुंह से जो अल्फाज निकले थे वो ये थे, "It is to me, ma'am, the greatest pleasure to have the opportunity, also as a loyal subject, of myself tendering to my sovereign the Kohinoor." दिलीप सिंह अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में इंग्लैंड के खिलाफ रेबल ज़रूर करते हैं, कोशिश करते हैं इंडिया जाने की, लेकिन ब्रिटिश उन्हें रोक लेते हैं। जर्मन से मदद लेने की कोशिश करते हैं लेकिन बदकिस्मती से नाकाम रहते हैं। कहा जाता है कि बहुत ही बुरे तरीके से उनकी मौत होती है 55 साल की उम्र में। पेरिस में जब उनकी लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब थी तो वो गुर्बत में थे और दूसरी तरफ कोहिनूर बन जाता है क्वीन विक्टोरिया का। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वो जो कहावत थी कोहिनूर के बारे में, जो भी आदमी इसका मालिक बनेगा, उस कहावत में ये भी था कि ओनली अ गॉड और अ वुमेन कैन वेयर इट विथ इम्प्यूनिटी। मतलब सिर्फ कोई भगवान या कोई औरत ही कोहिनूर को पहन सकती है बगैर किसी नुकसान के। साल 1851 में जब लंदन की हाइड पार्क में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हुआ था, ब्रिटिश जनता को मौका मिला कि वो एक बार फिर कोहिनूर को अपनी आँखों से देखें। लेकिन जनता का रिएक्शन बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था। लोगों ने कहा, ये क्या है? इतने से पत्थर के पीछे लोग पागल हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कोहिनूर हीरा है जिसके पीछे लोगों ने एक दूसरे को मार तक डाला था। लोगों को लग रहा था कि जैसे कोई आम सा कांच का टुकड़ा हो।
ये चीज़ 13 जुलाई 1851 में एक अखबार में लिखी गई थी कि जनता का ऐसा रिएक्शन देख के क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट वो कोहिनूर को दोबारा रिकटिंग और पॉलिशिंग करवाते हैं साल 1852 में, ताकि कोहिनूर से लाइट और अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सके और वो चमकने लगे। वो चाह रहे थे कि पॉलिशिंग के बाद लोग इसे देखकर आकर्षित हो जाएं, लेकिन इस प्रोसेस की वजह से कोहिनूर ने अपना 40 गुना ज़्यादा वज़न कम कर दिया। 186 कैरेट का था पहले ये, और कटिंग और पॉलिश के बाद ये सिर्फ 105.6 कैरेट का ही रह गया। आज के दिन कोहिनूर का डायमेंशन 3.6 बाय 3.2 बाय 1.3 सेंटीमीटर है, मतलब एक मुर्गी के अंडे जितना बड़ा है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब ब्रिटिश के हाथ में ये कोहिनूर लगा तो उन्हें भी बड़ा डर लगा था कर्स ऑफ कोहिनूर का। तो आने वाले टाइम में जितनी भी ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज थी, उन्होंने डिसाइड किया कि कोहिनूर को मालिक हम किसी आदमी को नहीं बल्कि किसी औरत को बनाएंगे। मतलब हमारे जो भी राजा महाराजा होंगे उनकी पत्नी को एज अ मालिक हम करेंगे। तो जो भी ब्रिटिश थ्रोन के पास किया जाता था, कोहिनूर हमेशा रानी मतलब राजा महाराजे की पत्नी के पास जाता था। ये क्राउन जूल का एक पार्ट सा ही बन गया था। पहले क्वीन एलेक्सेंडर के ताज में गया, उसके बाद क्वीन मैरी के ताज में गया और फाइनली 1937 में उस क्वीन के क्राउन में गया जो आज के दिन क्वीन है इंग्लैंड की, उनकी मदर ने पहना था। क्वीन की मदर का फ्यूनरल हुआ था 2002 में, तब आखिरी बार पब्लिकली ये क्राउन देखने को मिला था। आज के दिन ये क्राउन और ये कोहिनूर मिलेंगे टावर ऑफ लंदन के अंदर। वहाँ एक ज्वेल हाउस है, वहाँ इसको रखा गया है। तो देखा जाए पिछले 800 साल में तो ब्रिटिश फैमिली में सबसे लंबे समय के लिए यही मालिक रही हैं। 173 ईयर्स इनके पास कोहिनूर रहा।